जो मेयर का कार्यकाल है, महापौर का कार्यकाल है, वो 5 साल का होता है और पूर्व में जो 2 साल हैं वो कोविड में ही चले गए। हालांकि फिर भी आपने जनहित के में काफ़ी कार्य किए हैं और जो आपका शेष कार्यकाल बचा है, जो जितना भी आपका शेष कार्यकाल बचा है, आपने उसमें जनता के लिए क्या सोचा है सर? देखिए, 2018 दिसंबर को पुनः मेयर बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। तो पहला जो प्रथम वर्ष होता है वो प्लानिंग पार्ट का होता है। प्रथम वर्ष में लगभग शहर को संपूर्ण और पूर्ण बनाने के लिए जो भी जन सुविधाओं की आवश्यकता थी, उसकी प्लानिंग पूरी बोर्ड ने कर ली थी। चाहे वो पेयजल पुनर्गठन का विषय हो, चाहे सीवरेज का विषय हो, चाहे पार्कों के सौंदर्यीकरण का विषय हो, चाहे नौसंबली क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स का विषय हो, चाहे आपका रोड्स का विषय हो। तो लगभग जो भी प्लानिंग पार्ट था, चाहे एसटीपी निर्माण हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट का स्थापना हो, तो इन सब की प्लानिंग पार्ट हम लोगों के द्वारा प्रथम वर्ष में कर लिया गया था। किंतु कोविड आने के कारण थोड़ा सा सारी प्रोसेस जो है स्लो डाउन हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम आने वाले साल भर में 6 माह में लगभग इन सभी कार्य को पूर्ण कर लेंगे। सर, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो रानीबाग में विद्युत स्वादागृह बन रहा है, उसका जो काम है वो काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। तो उस काम को जो काम है उसको कब तक, जो पूर्ण तरीके से कब तक होने की उम्मीद हम लगा सकते हैं सर, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? हाँ, देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट्स में कई प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। उनमें से एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया, जो इन्वायरमेंट को सेव करता है, पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वो भी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स में एक है। शुरू में थोड़ा सा माननीय उच्च न्यायालय में भी वो मामला विचाराधीन था, उस कारण भी वो थोड़ा लंबित रहा। फिर कोविड के कारण तो सभी कार्य लंबित रहे, तो उनमें से एक कार्य वो भी है। फिर भी 80% कार्य उसमें हो चुका है। आगामी 2 से 3 माह के अंदर हम उसको मतलब उसको हम चालू कर पाएंगे। ओके सर, आप हल्द्वानी के पहले मेयर चुने गए। चुनौतियां और अनुभव नया था, फिर आप पर जनता ने दोबारा विश्वास जताया। आप विधानसभा चुनाव काफ़ी कम अंतराल से हारे। क्या आप फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं वैसे बेसिकली मैं रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ, शिक्षक का भी मैंने कार्य किया है और अपने जीवन यापन के लिए ट्यूशन इत्यादि भी पढ़ाए हैं मैंने। फिर भी मेरे एक मन में सदैव एक जिज्ञासा और एक ललक रही कि मैं जन सरोकार के मुद्दों को सदैव उठा पाऊँ। शायद यही मेरी जो धारणा थी या यही जो मेरी इच्छा थी, वो मुझे म्यूनिसिपैलिटी में एज ए सभासद बनने के लिए उसने मुझे प्रेरणा दी। और 97 में मैं नगर पालिका की बोर्ड में आ गया था और तब से आज तक लगभग 25 वर्षों से मैं नगर पालिका और वर्तमान की नगर निगम में हूँ। जनता के आशीर्वाद से 3 बार म्यूनिसिपल काउंसलर रहा, 2 बार मेयर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पार्टी के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा टिकट भी मिला। अब टिकट मिलने के बाद परिणाम हमारे हाथों में नहीं होते और परिणाम जो भी आए सबको स्वीकारे। मैंने भी अपनी अच्छी मनशक्ति से उसको स्वीकारा और पुनः दोबारा वेग से मैं सामाजिक कार्यों में लग गया। वर्तमान में जो आपका प्रश्न है कि क्या फिर दोबारा आप विधानसभा के प्रत्याशी होंगे, देखिए, ये जो विधानसभा का प्रत्याशी होना, क्योंकि एक राष्ट्रीय दल का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो ये पार्टी हमारी डिसाइड करती है। हमारा जो परिवार है वो उसको डिसाइड करता है कि कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा। फिलहाल मेरे जीवन का उद्देश्य सदैव ये रहा है कि मैं उच्च से उच्च सदनों में जाऊं और जन सरोकार के मुद्दे उठाऊं। तो अभी शहर के सदन में हूं, कल मेरी इच्छा है कि मैं प्रदेश के सदन में जाऊं, मैं देश के सदन में जाऊं। ये मेरी इच्छा सदैव रहेगी। चलिए सर, मैं आपकी इस सोच के लिए सिर्फ एक ही 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जब हौसला
ऊंची, जब आपका हौसला है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। सर चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 2 बार हल्द्वानी के मेयर चुने गए हैं। जनता आपकी शालीनता के कायल होने के साथ ही आपके द्वारा किए गए कामों की तारीफ भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं भाजपा संगठन में कार्यकर्ता आपको बार बार चुनाव लड़ने को लेकर नाखुश नजर आते हैं। इस सब चुनौतियों से कैसे निपटेंगे सर आप? ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। असल में पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति का अर्थ है नीतियों आधारित तो राज करना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स में सब चीज़ें आती हैं, संतोष, असंतोष, धड़ेबाजी इत्यादि, आलोचनाएं, साथ ही एप्रिसिएशन, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इसको बड़े लाइटर मोड में मैं लेता हूँ, बहुत सहर्ष में इसको स्वीकारता हूँ। और अंतोगत्वा फिर मैं पुनः आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि इस पद पर जब हम लोग आए हैं जनसेवा के, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और वो माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक चंद लाइनें हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो यह संतोष, नाराजगी, प्यार, दुलार, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। जनता के संग आप रहेंगे, परिवार के संग रहेंगे, सब कुछ होगा। सर अब आपने जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइनें कही, तो इस ही उसमें मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, आप जैसे युवाओं के हाथ में ही देश की शान होती है सर। तो जैसा कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार 60 पार, बीजेपी बार बार, इस नारे पर आप लोग खुद कितना यकीन कर पा रहे हैं? देखिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, अमित शाह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रेरित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी और प्रतिदिन ये बढ़ती जा रही है। और ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हम इस बार प्रदेश में 60 पार हैं और बार बार आएंगे। बार बार आने का तात्पर्य ये है कि अगर हम जनता का काम ठीक से करेंगे, और ये देखिए लगभग विगत 5 वर्षों में 4 वर्ष 4.5 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार को, कोई भ्रष्टाचार का विषय कहीं नहीं सुनने को मिला होगा। कोविड संक्रमण में किस तरह देश में और प्रदेश में कोविड संक्रमण को रोकथाम के लिए जनता के सहयोग से कैसे पार्टी ने और साथ ही सरकारों ने काम किया है, इसको लेकर भी लोग उत्साहित हैं कि पेंडेमिक को भी हमारा दल जीत सकता है। और साथ ही प्रदेश की जहाँ तक हम बात करेंगे, प्रदेश का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। और जहाँ तक यकीन की बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है, यकीन ही पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम 60 के पार होंगे। जी सर, जैसा कि आपने अभी कोरोना काल के बारे में कहा, तो अपोजिशन स्टार्टिंग से ही सवाल उठाता आया है कि कोरोना काल में जो सरकार द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती गई, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे वो आपकी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने की बात हो, बेड्स की कमी हो, तो मतलब कोई भी काम सरकार के द्वारा एक सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाया है। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेंडेमिक सिचुएशन को डील करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो हेल्थ सिस्टम हमारे देश का है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विदेश में कई जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनसे कमतर है। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि विगत 60 सालों के कांग्रेस राज में हेल्थ सेक्टर की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। जब पेंडेमिक सिचुएशन आई, कोरोना का संक्रमण को देखना पड़ा, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक समय अंतराल में पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में उसको हम लोगों ने अपग्रेड किया, उसको ऑगमेंट किया, उसको उच्चतर किया। और लगभग देखिए, एक हल्द्वानी एक छोटा सा यूनिट है, मैं हल्द्वानी एक छोटा सा सिटी है, इस पूरे देश का निगम है। हल्द्वानी के अंदर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट
मेडिकल कॉलेज हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, उनको किस तरह ऑगमेंट किया विगत 1-1.5 साल में आपने देखा होगा। चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो तो ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया, साथ ही बेड्स को इम्प्रूव किया गया, ऑक्सीजनेटेड बेड्स को इंक्रीज़ किया गया, आईसीयूज़ को इंक्रीज़ किया गया, वेंटिलेटर्स को इंक्रीज़ किया गया, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम किया गया, अवेयरनेस बिल्डअप करने का प्रोग्राम को लोगों तक प्रचारित किया गया, और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो भी आप सबके सामने है। बिल्कुल सर, उसमें नो डाउट कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारी सरकार है, जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो इस टाइम पे 70 से 75% हो चुकी है। इसके लिए तो सर मैं आपको फिर से एक बारी बधाई प्रेषित करना चाहूँगी। और सर जैसा कि एक सवाल अपोजिशन हमेशा से उठाते हुए आया है, जैसा आपने अभी ये वैक्सीनेटेड बेड्स की बात की, तो सर उसमें अपोजिशन ये कहता है जो गोलापार का स्टेडियम है, क्या 250 करोड़ रुपए आपने उस स्टेडियम को सिर्फ घास उगाने के लिए बनाए थे क्या? देखिए, स्टेडियम्स जो निर्माणाधीन है अभी, पूर्णतः निर्मित नहीं हुआ, मैं कहना चाहूँगा। जी पहले तो ये बात थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बिल्कुल सर। कि ये स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी जी जी और तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर बंशीधर भगत जी की विज़न का यह नतीजा है कि यह स्टेडियम यहाँ पर है। जी और स्टेडियम की पूरी कुछ बीजेपी के हक में हो रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व में यहाँ बीजेपी को, उत्तराखंड में बीजेपी को 2-2 बार मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। जी और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जियों को बदलने की बात है, जी ये इसका डिसीजन का फोरम जी एक बड़ा उच्च स्तरीय होता है। वो राष्ट्रीय स्तर का फोरम होता है। वो डिसिसिव फोरम ने किस आधार पर, किस कारणों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बदला है, इसमें मेरा कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। जी सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और वो शुरुआत से ही यहाँ की जो राज्य की जनता है उनसे 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे करते हुए नजर आई है। आप अगर बीच चौराहों में भी चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े होर्डिंग्स 300 यूनिट फ्री के दिखाई देंगे आपको। तो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारा जो राज्य है वो इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसके बाद भी हमारे जो राज्य उत्तराखंड में जो बिजली का दर है वो इतना हाई क्यों, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम आंकड़ों की पर नज़र डालें तो हमारा राज्य तो पूरी तरीके से कर्जों में डूबा है। तो उस स्थिति में आप फ्री बिजली कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि उसको देखा देखी कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां भी 200 यूनिट और 100 यूनिट की फ्री मुहैया करवाने की बात कर रही है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक ट्रेंड सा चल गया है जी और प्रदेश में सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ऐलान किया था कि हम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है जी और एक यूनिट तक खपत जिनकी है उनको हम लोग फ्री यूनिट देंगे। और खपत उन्हीं के घर में कम होती जो आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं या जिनके वहाँ कम से कम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। तो उन लोगों को फ्री यूनिट देने की बात कही थी। उसको देखते हुए फिर इलेक्शन मोड है, कांग्रेस ने भी ये बात कही और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह और अपीजमेंट की जो राजनीति करती है आम आदमी पार्टी, उसने उसको बढ़ाकर और 300 यूनिट कह दिया। तो ये सब चीज़ें जनता इनको देख रही है और कौन इससे कितना अपीज होता है, कितना खुश होता है, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। बिल्कुल सर, इसी में मैं एक आपसे आपका सजेशन कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए, वो जानना चाहूँगी कि जो भी सरकार कह रही है, कि जो भी सरकार ये आश्वासन कर रही है लोगों को, वादे कर रही है कि हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करवाएंगे लोगों को, तो बजाय 300 यूनिट फ्री बिजली के सर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बात बोली है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के अलावा कोई भी चीज़ फ्री नहीं देनी
नहीं दी जानी चाहिए। उस केस में लोगों को, युवाओं को और यहाँ की जनता को स्वावलंबी बनाने के बजाय कोई भी सरकार है, अगर वो फ्री बिजली के वादे कर रही है, उसके बदले जैसे कमर्शियल बिल महीने टू महीने आता है, आप डोमेस्टिक बिल भी महीने टू महीने घर पे भिजवा दीजिए ना सर। लोगों को फ्री की आदत डालने के बजाय आप लोगों को स्वाभिमानी बनाओ ना, स्वावलंबी बनाओ ना। और जो यहाँ का उत्तराखंड राज्य का जो जनता है वो काफ़ी स्वाभिमानी है। मेरा आप सभी से, जो भी पार्टी कह रही है कि हम फ्री बिजली है वो 300 यूनिट फ्री या 200 यूनिट फ्री देंगे, मेरा उन सभी पार्टियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग, जैसे कमर्शियल बिल महीने टू महीने आता है, आप डोमेस्टिक बिल भी हर महीने घर पे भिजवा दीजिए ना। आप लोगों को स्वावलंबी बनाइए ना, फ्री की आदत डाले बगैर। आप अगर जो मेन मुद्दे हैं उत्तराखंड के, बेरोजगारी है, पलायन है, उससे कैसा बचा जाए, आप उस पे काम करिए ना। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए ना। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत एक बहुत विशाल देश है जी। और कई प्रकार के इकोनॉमिक स्टाटा के लोग यहाँ पर रहते हैं। कई बहुत ही धनाढ़ लोग हैं, कई बहुत ही गरीब लोग भी हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, और इसलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के थ्रू राशन भी बांटा जाता है। इसीलिए फ्री बिजली इत्यादि सब्सिडी देना, बहुत सी चीज़ें की जाती ताकि वो जो इकोनॉमिकली वीकर स्ट्राटा है, यानी कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा पर जुड़ पाएँ। तो मेरा थोड़ी राय आपसे भिन्न हो सकती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सहायक होती हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन को जीने की एक गारंटी देती हैं, सुरक्षा देती हैं। हाँ, इसके अलावा उनके जीवन के उत्थान के लिए कई प्रकार के रोजगारों का सृजन करना पड़ेगा, कई प्रकार के अन्य विषमताओं को ठीक करना पड़ेगा, तभी वो मुख्य धारा पर आ पाएंगे। सर वैसे एक तरफ से देखा जाए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री बिजली सही भी है उन लोगों के लिए जो गरीब तबके का वर्ग है, लेकिन एक तरफ से अगर हम लोग कमा रहे हैं, इफ वी आर अर्निंग सो वी विल ओनली बियर आवर एक्सपेंसेस, नो, तो हम अपने खर्चे खुद ही भोगेंगे। तो सर मेरे कहने का मतलब ये है, जितना ज़्यादा स्लैब होगा उतने ही ज़्यादा बिजली के जो रेट हैं वो हाई होते जाएंगे। आपकी अगर सपोज 2022 में आपकी सरकार आती है, उस टाइम पे आप फ्री बिजली मुहैया करवा देते हैं, 5 साल के लिए तो रहेंगे आप, उसके बाद क्या? देखिए, पंचवर्षीय सरकार होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय, और प्रत्येक पंचवर्षीय सरकार का अपना एक इलेक्शन का मैनिफेस्टो होता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो भी एक बहुत उच्च स्तरीय बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा बनाया जाता है, और उनके द्वारा जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बिंदु रखे जाते हैं, वो कहीं न कहीं सर्वांगीण विकास को लेकर, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ने से लेकर, बेरोजगार से लेकर, अन्य पर्यटन से लेकर, एक बहुत लंबा बिंदु उसमें बनते हैं पूरे सर्वांगीण विकास को लेकर पूरे प्रदेश के। तो जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो पार्टीज बनाती हैं, और खासकर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, वो सर्वांगीण विकास को लेकर बनाती है, और साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हमेशा रहा है अंत्योदय। अंतिम छोर में जो व्यक्ति है, जो सबसे निर्बल, दुर्बल और सबसे कमज़ोर जो श्रेणी में आता है, उसको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड संक्रमण के दौरान आपने देखा होगा, एक इतना विशाल देश भारत, कोई भी व्यक्ति पेंडेमिक में, महामारी में भूखा नहीं सोया। बिल्कुल। उसके लिए भारत सरकार और प्रदेश की सरकार, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारा मातृ संगठन, और कई स्वयंसेवी समूहों ने इसमें बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। और यानी कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सदैव अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ना है। तो इसी तरह के बिंदुओं को
इलेक्शन मैनिफेस्टो में जोड़ा जाता है। जी सर, जैसा कि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कही, तो क्या आप मेरी ये बात मैं स्टार्टिंग से कहते हुए आई हूँ कि जैसे कमर्शियल बिल महीने टू महीने आता, आप डोमेस्टिक बिल भी महीने टू महीने भिजवा दीजिए घर पे, तो क्या ये बात आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखेंगे? देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो में मैं विधानसभा का अगर प्रत्याशी होता हूँ, पार्टी द्वारा चुना जाता हूँ, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो पार्टी का ही इलेक्शन मैनिफेस्टो माना जाता है। और पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरे प्रदेश में प्रभावी रहता है। वो छोटे इश्यूज लोकल के अलग होते हैं, वो उनको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ये बिजली, मुफ्त बिजली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को और सुदृढ़ करना, गरीब व्यक्तियों को और ज़्यादा सबल बनाने के लिए उनको और प्रोत्साहन देना, ये सब डिसिसिव फोरम ही तय करेगा। हम तो लोकल इश्यूज को इसमें ऐड ऑन करते हैं। जी सर, उत्तराखंड को विस्मित कर देने वाला जो भूभाग है वो आधा पहाड़ आधा मैदानी क्षेत्र है, तो उसमें जो युवा है वो बेरोजगार क्यों? देखिए, बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, लगभग इसका 50 से भी अधिक प्रतिशत भाग पहाड़ी है और लगभग 75% वन है। बिल्कुल सर। यानी कि उत्तराखंड नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत है और ईश्वर की इसको विशेष अनुकंपा है और देवभूमि का इसको स्थान प्राप्त है। पहाड़ से पलायन और पहाड़ में रोजगार, ये दो ऐसे विषय हैं जिसका हल हमारी पूर्ववर्ती सरकारें भी ढूंढती आई, लेकिन वर्तमान की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पर्यटन को विकसित करने के लिए 13 जिले में 13 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात कही। एक नया विजनरी स्टेप था ये, और मैं स्वयं ये मानता हूँ कि इस प्रदेश में पर्यटन को डेवलप करना पड़ेगा, और पर्यटन को जब हम डेवलप करते हैं तो एक मास टूरिज्म हमारे यहाँ आता है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर ग्लेशियर्स के व्यू पॉइंट्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बुग्याल हैं, उनको एक्सप्लोर अभी नहीं किया गया। और इसको अगर एक्सप्लोर करने की जहाँ तक बात है, तो मुझे अपने भारतीय जनता पार्टी के डॉक्यूमेंट्स में इसको मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है, और उस पर कार्य करते हुए भी मैंने देखा है। होम स्टे की बात भारतीय जनता पार्टी लाई, 13 जिले 13 डेस्टिनेशंस की बात भारतीय जनता पार्टी लाई। जो टूरिस्ट स्पॉट पहले से हैं, प्लेसेस पहले से हैं, सिटीज़ पहले से हैं, उसके अलावा भी अन्य ऐसे जगह जहाँ पे टूरिज्म अभी बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ है, उनको शुरू करने के लिए ये चीज़ें आवश्यक है कि हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बनाएं। कई वैली पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे वैलीज़ की पॉइंट्स हैं जिनको बैठ के देख सकता आदमी, निहार सकता है। यहाँ का लोकल फ्लोरा और फौना बहुत ही अच्छा है। बर्ड्स वाचिंग के पॉइंट्स को हम डेवलप कर सकते हैं और किए गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें अच्छा कार्य कर रहा है। कई पॉइंट्स अभी आप देखिएगा, छोटी छोटी चेंजेस ही आपके टूरिज्म को डेवलप कर देती हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले पंगोट के क्षेत्र में गया था। पंगोट के क्षेत्र में जाते वक्त मैंने एक छोटा सा, वहाँ से एक नाला इत्यादि बहता है, उसमें रोकथाम करके तटबंध बनाकर उसको थोड़ा सा नदी के लुक में दिया गया है, और साथ ही उसमें एक बहुत बड़ी बर्ड वगैरह बना रखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं वहाँ के जो वनाधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही वहाँ के विधायक संजीव आर्य जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के पॉइंट्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। और नेचर है, सुंदर प्रकृति है हमारे पास, उसको केवल एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए उसकी ईजी अप्रोच बनाने की आवश्यकता है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है।
सर, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, वो कोई भी पार्टी चाहे वो सत्ता में आती है, वो स्टार्टिंग में वादे खूब करती है। चाहे मैं अभी जो हमारे राज्य में जो अहम मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, तो मैं बेरोजगारी के ऊपर ही बात कर रही हूँ। सर, लोग कहते हैं कि यहाँ राज्य में हमारे ये रोजगार की संभावना ही नहीं है। सर, कैसे नहीं है? अगर आप पर्यटन का क्षेत्र उठा के देखिए, पर्यटन में ऐसे सबसे पहली बात तो जो हमारी नैनीताल झील है वो है, उसमें आप पैराग्लाइडिंग का हो गया, माउंटेनियरिंग का हो गया, ऐसे कई हमारे मंदिर हैं जहाँ पे जो पर्यटन का क्षेत्र एक अच्छा विकल्प है। रही बात पर्यटन है, सर, हमारे राज्य में ऐसे जो जड़ी बूटियाँ होती है, चाहे वो शिलाजीत कह लीजिए, शेखवा कह लीजिए, भोजपत्र की छाल कह लीजिए, गंदरेणी कह लीजिए, कुछ भी सर, लेकिन इनको एक जो हमारा यहाँ का युवा है उसको शिक्षित प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, और प्रशिक्षण के साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। सर, पहली बात मुनस्यारी में देख लीजिए ना सर, मुनस्यारी के लोगों के पास एक ऐसा टैलेंट है, वहाँ के जो दनकालीन हैं उनके पास दनकालीन बनाने का टैलेंट बखूबी है। क्या सरकार उनको उनके टैलेंट के दम पर बाजार उपलब्ध नहीं करवा सकती है क्या सर? कि मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी को इसलिए पार्टी विद द डिफरेंस क्या कहते हैं, क्योंकि उसकी सोच है, उसमें विज़न है, उसमें कई इंटेलेक्ट लोग उसके मैनिफेस्टो को डिसाइड करते हैं। जी आप क्या पूर्व में सोच सकते थे कि जो हमारे 4 धाम हैं जी उनको ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा? आज ऑल वेदर रोड से जोड़ा गया है, तो उस ऑल वेदर रोड के इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों को उससे लाभ हुआ है। जी टूरिज्म को लाभ हुआ है, बिल्कुल धार्मिक टूरिज्म को लाभ हुआ है, लोगों के आने वालों की संख्या बढ़ी है, जी और इतनी बड़ी त्रासदी के बाद उतना बड़ा स्टेप उठाना, ऑल वेदर रोड का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। तो मैंने वही आपसे कहा कि जो हमारे डेस्टिनेशंस ऑलरेडी हैं उनकी अप्रोच और अच्छी बनाना, नए डेस्टिनेशंस को इंट्रोड्यूस करना, यहाँ के रिच फौना और फ्लोरा को लोगों तक पहुँचाना, लोगों तक उनकी जानकारी देना, और साथ ही इसके अलावा जो हमारे हर्ब्स और श्रब्स हैं रिच, उन स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। और देखिए, आप नौकीचा ताल, 7 ताल में आप देखिए कितना एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि टूरिज्म की आमद कम है, टूरिज्म की आमद काफ़ी है, टूरिज्म की आमद बहुत अच्छी है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ाने के साथ होटल इंडस्ट्री भी फलेगी फूलेगी। साथ ही आपके, मैं कहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री से लेके पॉटर, टैक्सी, सभी एक लिंक्ड चीज़ें हैं, मार्केट, सभी चीज़ें लिंक्ड हैं, सभी चीज़ें बढ़ती हैं। तो टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत अच्छा काम है, और इसका प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कर रही है। जी सर, मेरा एक लास्ट सवाल जो ये बेरोजगारी के ऊपर ये है कि मतलब हमने लोगों से, मतलब अगर हम सर्वे की बात करें तो लोग सर्वे में ये कहते हुए आए हैं, क्या कभी आपने नेताओं के जो लोग हैं उनको बेरोजगार देखा है? तो आम जनता बेरोजगार क्यों सर? देखिए, नेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग बेरोजगार हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। मेरे तो इर्द गिर्द रहने वाले लोग पॉलिटिकल वर्कर्स ही ज़्यादातर हैं, और हम लोग अधिकांश समय या तो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, अपनी पार्टी के वरिष्ठों के साथ, या फिर अपने निगम कार्यालय या घर पे ही व्यतीत करते हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना सभी गवर्नमेंट्स का कर्तव्यों में आता है। और एम्प्लॉयमेंट मीन्स केवल सरकारी सिस्टम नहीं, सरकारी सिस्टम के अलावा एक ऐसा इंफ्रा तैयार करने की भी आवश्यकता है जहाँ पे स्किलफुल लोग अपना काम करें। पहले तो हम अपनी सोसाइटी में स्किल एनहेंसमेंट के लिए बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, उन तक लोगों को जाना भी चाहिए। हर व्यक्ति को आफ्टर 10th और 12th, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बाद अपने स्किल्स को इन्हेंस करने की आवश्यकता है। बिना स्किल्स के इन्हेंसमेंट के मैं आज के मॉडर्न युग में मैं कहना चाहता हूं निर्भीक होकर कि कहीं भी कोई भी जॉब आपको आमंत्रित नहीं करेगी। आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है। अगर मुझे अब
इस राजनीति के क्षेत्र में रहना है तो मुझे भी अपने स्किल्स को एनहेंस करना है। डे टू डे मुझे भी अपने वर्किंग को चेंज करना है, मुझे भी टेम्परामेंट को जानना है, मुझे भी आवश्यकताओं को जानना है, मुझे भी डेवलपमेंट का क्या ट्रेंड चल रहा है उसको जानना है। तो डे टू डे हमको चेंज करना है, उसी तरह सबको चेंज करना है। सर ये तो बात हुई पढ़े लिखे वर्ग की। सर अगर हम बात करें जो यहाँ की जो अशिक्षित वर्ग है, सर जैसे जो उत्तराखंड में जो भी काम आता है, जो भी बजट पास होता है या जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, सर उसमें हमने देखा है कि ठेकेदारी भी अपने आप में एक काम है, चाहे लेबरी कह लीजिए, वो भी अपने आप में काम है। तो सर उसमें मैंने भी पर्सनली देखा है कि लोग बाहर से, चाहे मुरादाबाद हो, यूपी हो, वहाँ से लेबर को हायर करते हैं। तो सर अगर जो अशिक्षित वर्ग है तो क्या हमारे राज्य में लेबरों की कमी हो गई है? मतलब हमारे राज्य वाला मैं रोजगार की जो बात कर रही हूँ वो इस स्पेशली इस चीज़ पे भी कर रही हूँ कि जो उत्तराखंड में अगर कोई काम आता है तो वहाँ के जो लेबर हैं, जो भी हैं, उनको काम मिलना चाहिए। सर कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो उस सिलसिले में अगर हम बाहर से लेबर या कोई भी है, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लेबर या ठेकेदारी से रिलेटेड काम नहीं कह रही हूँ, कोई भी और काम आता है, कोई भी और प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो सर जो रोजगार दिया जाना चाहिए वो हमारे उत्तराखंड राज्य के लोगों को दिया जाना चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों कार्य उपलब्ध हैं जी। ये व्यक्ति विशेष का एप्टीट्यूड है या उसका अपना तरीका है जीवन को किस तरह वो जीना चाहता है, और दोनों कार्य वर्तमान में उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में है। अभी आपने ही कहा कि अधिकांश लोग भारत के अन्य राज्यों से यहाँ पर आके कार्य करें। भारत एक यूनाइटेड देश है, भारत एक देश है, तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। पूरा भारत, हमारा उत्तराखंड का जो वर्कमैनशिप है सारे राज्यों के बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में, प्रशासनिक सेवाओं में, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सब जगह कार्य करे। तो भारत एक है, भारत का कोई भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य में जाके कार्य कर सकता है। जहाँ तक यहाँ के व्यक्तियों की बात है, निश्चित रूप से रोजगार सृजन करना बहुत आवश्यक ही है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, और उस तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, हमारी प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। और हम सबको युवा मुख्यमंत्री मिले हैं, एक युवा मुख्यमंत्री, हाँ युवा मुख्यमंत्री मिले हैं हमारे संग। वो युवा मोर्चे में भी रहे हैं, मैं तब से उनको जानता हूँ। काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी दूरदर्शी, और जिस तरह उन्होंने अभी वर्तमान में सदन को चलाया वो भी अभूतपूर्व है। और मैं समझता हूँ इस प्रदेश को भी वो बहुत अच्छे से चलाएंगे। और आने वाले समय में हमें एक युवा नेता जो कि संघर्षशील है, दूरदर्शी है, रोजगार इत्यादि और युवाओं की पीड़ा को जानता है, बुजुर्गों की पीड़ा को जानता है, सरकारी सेवकों की पीड़ा को जानता है, उनके लिए किस तरह कार्य करना है उनको जानता है। तो एक अच्छा सरकार आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी की फिर मिलेगी। बार बार भाजपा, 60 पार भाजपा भी मिलेगी जी। सर जैसा कि हमारे एक 30 से 35 साल से चकबंदी के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे ऐसे श्री केवलानंद फकीर जी, केवलानंद तिवारी जी। सर चकबंदी के ऊपर आपका क्या कहना है? जैसे अगर मैं हूँ, अगर मेरा पर्वतीय स्थानों में मेरे खेत हैं, एक खेत मेरा आपके वहाँ है, एक खेत मेरा अपने वहाँ है और एक खेत रानीबाग में है, तो उस स्थिति में अगर तीनों जो खेत हैं वो एक हो जाए, उसमें सर रोजगार का अच्छा मतलब एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, पलायन को भी सर साथ ही साथ कम किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? असल में पहाड़ों में पहले कई प्रकार के खेतों को वर्गीकृत किया जाता था। तालाब खेत, उपजाऊ खेत, सिंचित खेत, बरसात से सिंचित खेत, तो सबको समानता के हिसाब से उसको बांट दिया जाता था। एक ही खेत के 4 टुकड़े कर दिए जाते थे। तालाब वाले खेत के 4 भाई हैं तो 4 टुकड़े कर दिए, सिंचित भूमि वाले हैं तो उसके 4 टुकड़े कर दिए, असिंचित है उसके 4 टुकड़े कर दिए। कहीं न कहीं सब पे एक रूपता से और जमीनें बढ़ जाएं, ये सोच हमारे बुजुर्गों की रहती थी, क्योंकि कृषि ही उस समय एक मुख्य आजीविका का कारण था। और वर्तमान में लेकिन आवश्यकताएं हैं,
चकबंदी की आवश्यकता सबको ही महसूस कर रहा है, क्योंकि कोई भी अगर कार्य करना है, कोई भी वर्तमान में टूरिज्म रिलेटेड कार्य करना है, तो एक चकबंदी की आवश्यकता महसूस हो रही। लेकिन इसमें परिवारों की इंटरनल मैकेनिक्स बहुत आवश्यकता है। गवर्नमेंट पार्ट तो है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा परिवारों का आपसी सहमति भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी भाइयों को साथ बैठ के उसको बांटने की आवश्यकता है और उसको उसी तरह विभाजित करने की आवश्यकता है। तो सर, आपके अनुसार क्या पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी लागू होनी चाहिए? देखिए, चकबंदी मैंने आपको पुनः कहा, कई लोगों की अपनी अपनी एक ही परिवार में भिन्नता आ जाएगी इस विचारों में। एक भाई कहेगा मेरा सिंचित भूमि वाले खेत में टुकड़ा आप हटा के कैसे असिंचित भूमि वाले को मेरे को दे सकते हैं। तो ये परिवार की इंटरनल मैकेनिक्स हैं। परिवार की इंटरनल मैकेनिक्स और परिवार की आपसी सहमति, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कार्य बड़ी तीव्रता से होगा और तीव्रता से होने से इसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि कई परिवारों में आज 2 लोग बाहर हैं, परिवार के 2 ही लोग वहाँ रहते हैं, पलायन की वजह से एक आधी परिवार रहता है। तो इसको करने में मैं समझता हूँ कि परिवार ही सहायक होगा। सर, जैसा कि हम सभी अभी हाल ही में देखते हुए आए हैं कि जो उपनल कर्मचारी है, उन उपनल कर्मचारी एवं आशा वर्कर्स, इनकी लगातार हड़तालें चल रही थी। और हालांकि जो आशा वर्कर्स हैं उनकी तो हड़तालें अभी भी जारी ही हैं। तो सर, मैं आपसे उपनल कर्मचारियों को स्पेशली ध्यान में रखते हुए ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, हम भी मानते हैं कि सरकार मतलब सबको जॉब दे दे उपनल के अंतर्गत, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सर, जो कर्मचारी विगत 10-15 साल से काम कर रहे हैं, उनको तो परमानेंट किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, जिनकी दीर्घकालीन सेवाएं हो चुकी हैं उनको निश्चित रूप से पदों में समायोजित करना चाहिए, उनका नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि अब वो कोई और कार्य तो नहीं कर सकते। वो उसी कार्य के एक्सपर्टाइज उनके पास है और उसी कार्य को करते हैं। तो उनके जीवन का स्तर अच्छा हो, उनके परिवारों का जीवन का स्तर अच्छा हो, इसके लिए रेगुलाइजेशन की पॉलिसीज पूर्व में भी रही है। कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, आवश्यकता के हिसाब से पूर्व में सरकारें रखती हैं। रखने के पश्चात दीर्घकालीन सेवा होने के पश्चात उनको उसी में समायोजित किया जाता है, नियमित किया जाता है। तो ये पद्धति पूर्व से है। तो मेरा निजी मानना है कि सबको नियमितीकरण होना चाहिए एक टाइम पीरियड के बाद। उससे कहीं ना कहीं उनके परिवारों को का जीवन स्तर अच्छा होगा, खुशहाली आएगी, उनके परिवारों को सुरक्षा भी मिलेगी। सर, हल्द्वानी में तो आप, जैसा कि आप महापौर हैं, थोड़ी ही देर की बारिश में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। गड्ढों में, रोडों में जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है। जो रोडें हैं वो पूरी ऐसा लगता है कि तालाब बन चुकी हैं। और मतलब नगर निगम द्वारा इस पर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और रही जाम की बात, सर, ट्रैफिक लाइट जब से लगी है, जाम की स्थिति और भी पैदा हो चुकी है, क्योंकि कभी कभी अतिवृष्टि होने के कारण शहर में जल भराव हो रहा है। उसके कई तो वो पॉइंट हमारा ट्रीटमेंट उसका हो चुका है। इसी तरह सौरभ होटल के बगल में एक पुलिया भी नीचे बैठी हुई थी, उसका भी ट्रीटमेंट किया गया। साथ ही जितने भी फुटपाथ हैं उसमें पानी के ड्रेनेज के लिए इनलेट्स नहीं थे, छोटे थे, उन इनलेट्स को बड़ा किया गया पूरी नैनीताल रोड में। तो वो जल भराव की स्थिति खत्म हो गई है। एक पॉइंट हम लोगों ने तब भी चिन्हित किया था, वो पॉइंट था आपका वॉकवे के सामने एक नाला, बरसाती नाला आपका फतेहपुर रेंज से आता है, ये पीछे के पहाड़ों से। वो नाले में अतिवृष्टि होने से उसका वॉल्यूम पानी का बहुत होता है। तो वो जब बहुत ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है और कोई लकड़ी इत्यादि भी उसमें आ जाती, तो नाली में अवरोध पैदा करती, तो ओवरफ्लो हो जाता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोगों ने वर्तमान में पैसा मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत है, क्योंकि बड़ा काम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये मालिकाना हक वाली नैनीताल रोड है, इस पर कार्य होना है। तो कार्य में मैं समझता हूँ कि इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा, अगली मानसून से पहले हम उस कार्य को कर लेंगे। साथ ही कैनाल डिपार्टमेंट वर्तमान में
पूरे शहर का ड्रेनेज प्लान बना रहा है। जितने भी बड़े नाले हैं उनको कवर करना और उन नालों को और सुदृढ़ करना, उस पर वर्तमान में कार्य चल रहा है और उसकी डीपीआर अभी सबमिट होगी। अमृत पार्ट 2 में उसको हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा हम लोगों ने प्रपोजल बनाया। तो एक अच्छा ड्रेनेज प्लान कालाडूंगी रोड के लिए और पूरे दमाडूंगा जवाहर ज्योति में भी बहुत जगह जल भराव है और हल्द्वानी के कई पॉइंट्स में जल भराव है। तो लगभग वो कार्य मैं समझता हूँ कि हम 1-2 फाइनेंशियल ईयर में पूरे शहर के ड्रेनेज को हम दुरुस्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था जाम से रिलेटेड। देखिए, शहर में ट्रैफिक लाइट्स होना भी आवश्यक ही है और ट्रैफिक के कंजेशन को कम करने के लिए उससे अधिक महत्वपूर्ण है शहर के चौराहों को और तिराहों को विकसित करना। अधिकांश जो जाम लगता है वो चौराहे और तिराहों में लगता है। जैसे तिकोनिया का चौराहा था, चौराहा भी नहीं, उसमें 6 राह निकलती हैं। वहाँ पर आपका लगभग बहुत जाम की स्थिति रहती थी। तो पिछले कार्यकाल में मैंने वहाँ पे एक रोटरी डेवलप की। लगभग 52 दिन के रिकॉर्ड टाइम में हमने वो चौराहे का सौंदर्यीकरण भी किया और उसमें रोटरी को निर्माण भी किया। पीडब्ल्यूडी उसमें कार्यदायी संस्था थी। और आज आप देखते होंगे कि एक भी पुलिस मैन को वहाँ पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद वो रोटरी चलती है। सही बात है जी। इसी तरह हीरा नगर तिराहा, उसका भी वर्तमान में कार्य चल रहा है। उसको भी हम थोड़ा सा वाइडनिंग और उसको भी हम उसमें भी ट्रैफिक को मैनेजमेंट और लेफ्ट हैंड फ्री को रख रहे हैं। इसी तरह पंचक्की तिराहा चौराहा, इसको भी सेव अर्थ की उसमें हम लोग विकसित करने जा रहे हैं और उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो चुकी है। सुशीला तिवारी का तिराहा, उसका भी फर्स्ट पार्ट डीपीआर का सैंक्शन हो गया। सेकंड पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, एक आध रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ है वहाँ। तो ये सब जितने भी चौराहे तिराहे शहर के हैं, इनको अगर ठीक से डेवलप कर लें तो कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और ट्रैफिक लाइनिंग के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जहाँ तक आपका ट्रैफिक लाइट्स की बात है, ट्रैफिक लाइट्स से ऐसा आमजन भी कहीं कहीं पे शिकायत कर रहे हैं कि कई जगह अनावश्यक रूप से लग गई हैं। यह ट्रैफिक लाइट्स मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित थी। पुलिस हेडक्वार्टर PHQ द्वारा इसको कार्य को किया गया है। अभी वो स्टडी पार्ट पे ही है, अभी हम उसको देख रहे हैं। और जो ट्रांसपोर्ट नगर जो यातायात समिति होती है DM की अध्यक्षता में, वो लोग भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस होगी उनको हटाने की, उनको हटाया जाएगा और जहाँ पे वो इंस्टॉल रहनी ही चाहिए उनको रखा जाएगा। जी सर, कोई भी सरकार हो वो यूथ एम्पावरमेंट की बात करती है। तो सर, आपकी सरकार में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक युवा हैं, पुष्कर सिंह धामी जी। आप भी बतौर एक युवा हैं। तो सर, जो हमारे राज्य में युवाओं की मतलब जो युवाएं हैं वो इस टाइम पे 50 से 55% युवाएं मौजूद हैं। तो सर, क्या आपको लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव है उसमें जो युवा हैं वो अपनी अहम निर्णायक भूमिका निभाएंगे? देखिए, युवा सदैव अपनी भूमिका उसकी निर्णायक रहती है देश के विकास में, आंदोलनों में। लेकिन इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, युवाओं में ऊर्जा होती है, उनमें विभव होता है, पोटेंशियल होता है, ये सब मानते हैं। मुझसे कम उम्र के बच्चों में मुझसे ज़्यादा पोटेंशियल है, मुझसे ज़्यादा युवा हैं। और लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनमें असंख्य अनुभव होता है। युवाओं में असंख्य विभव होता है तो बुजुर्गों में असंख्य अनुभव होता है। और सरकारें असंख्य अनुभव और असंख्य विभव से चलती हैं, यानी कि दोनों के तालमेल से, युवा और साथ ही बुजुर्गों के तालमेल से सरकारें अच्छी चलती हैं। कोई भी सोसाइटी दोनों के तालमेल से अच्छी चलती है, युवाओं की ऊर्जा से और बुजुर्गों के अनुभव से। तो दोनों का तालमेल होना जरूरी है। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप 2022 में विधायक बनते हैं, आपकी हल्द्वानी शहर को लेके मेन प्रायोरिटीज क्या रहेंगी सर? देखिए, हल्द्वानी शहर में सर्वप्रथम तो पेयजल पुनर्गठन की आवश्यकता है। साथ ही जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं
क्योंकि सभी शिक्षित होंगे तभी हमारी सोसाइटी अच्छी बढ़ेगी। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका भी और उच्चीकरण करने की आवश्यकता है। स्मार्ट कॉलेजेस की आवश्यकता है, टेक्निकल कोर्सेस को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ को और जनरेट करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अच्छे पार्क्स की आवश्यकता है, अच्छे रोड्स की आवश्यकता है, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है। यानी कि विकास जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो जुड़ती जाती है, समय के हिसाब से बढ़ती जाती हैं। तो विकास साथ ही समृद्ध समाज, सद्भावपूर्ण समाज और ऐसा विकास जो स्टेक होल्डर्स को खुश करता हो, जिनके लिए विकास किया उनको खुश करता हो। साथ ही जितनी भी हल्द्वानी की कॉलोनीज़ हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनका रेगुलाइजेशन। दम्माडुंगा जवाहर ज्योति का एक विषय बहुत लंबे समय से चल रहा है, मालिकाना हक को लेकर। मुझसे पिछली बार किसी ने सवाल भी पूछा था, स्थानीय लोग भी पूछते हैं, तो मैंने कहा ये मेरे फोरम का मामला ही नहीं है। मेरे फोरम में तब आएगा जब मैं उस सदन में पहुंचूंगा, उसके बाद ही मैं उसमें आपको कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि दम्माडुंगा जवाहर ज्योति का लोगों को भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। मलिन बस्तियां रेगुलाइज होनी चाहिए, मलिन बस्तियों में भी आवास योजना प्रभावी होनी चाहिए। साथ ही मलिन बस्तियों के जीवन स्तर को और उच्च करने की आवश्यकता है। और इसके साथ एक टिप्पणी भी करना चाहूँगा, जितनी भी मैंने आपको विषय की कहे, दम्माडुंगा के मालिकाना हक को लेकर, मलिन बस्ती के नियमितीकरण को लेकर, अन्य 2-3 इश्यूज और हैं, इसको लेकर कई लोग कई समय से प्रभावी राजनीति यहाँ कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जितना कार्यकाल उचित जनता समझेगी उसमें एक प्रभावी एक रिजल्ट में उनको शो करके दूंगा। जी सर, लास्ट में आप जनता से, युवाओं से और बुजुर्गों से तक कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे सर? जहाँ तक बच्चों की बात है, युवाओं की बात है, बुजुर्गजन की बात है, युवाओं को सदैव अनुशासित रहना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए। राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए और सदैव बुजुर्गों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। और वर्तमान में कोविड का समय है, कोविड के संक्रमण काल में हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, सामाजिक बंधनों को ना मानना इत्यादि सभी चीज़ें, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। अच्छा समाज, समृद्ध समाज, सद्भावपूर्ण जीवन और सबसे मेलजोल, अपने से वीकर सेक्शंस की मदद करना, यही सब हमारा एम होना चाहिए। और आजीविका कमाने के लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। रोजगार सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अपना रोजगार हो, लेकिन सोच सदैव राष्ट्रवादी होनी चाहिए। जी, चलिए, आज का जो हमारा लाइव सेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा। डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी से बात करके हमारे लाइव सेशन में आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर के साथ। सर, मैं आपसे सिर्फ 1-2 लाइनें आप के लिए कहना चाहूँगी कि शाह नाम नहीं लेती रात ढलने का, शाह नाम नहीं लेती रात ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। आपको आपके फ्यूचर के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट सर। और चलिए, आज का हमारा लाइव सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।